और अब सीधे आपको यूपी विधानसभा लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अपने मुद्दे हो सकते हैं, लोगों की अपनी भावनाएं भी हो सकती हैं और उसको हम किसी पर जबरन थोप भी नहीं सकते और ये हमारी प्रवृत्ति भी नहीं, क्योंकि जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा था उस समय भी हम लोग इस बात का अनुभव कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे माननीय सदस्य थे या ऐसी पार्टियां थीं, ऐसे संगठन थे जो तमाम प्रकार के अनर्गल प्रलाप इस दौरान कर रहे थे, लेकिन उन सब से इतर रह करके हम लोग इन सभी घटनाओं के मौन साक्षी बन करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। महाकुंभ का महत्व क्या है, इसके आध्यात्मिक पहलू को लेकर, इसके सामाजिक पहलू को लेकर, राष्ट्रीय एकात्मता के पहलू को लेकर, इसके आर्थिक पहलू को लेकर के अनेक विचारकों ने, विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी और स्वाभाविक रूप से कुंभ के बारे में चर्चा वही कर सकता है जो महाकुंभ का दर्शन किया हो और महाकुंभ की नगरी में जाकर के जिसने साथ इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन में सहभागी बनकर के इस पूरे आयोजन में जो सहभागी बना होगा, महाकुंभ के बारे में, उसकी विवेचना के बारे में, उसके अलग अलग पक्ष के बारे में वही चर्चा कर पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में इस बात का उल्लेख किया, ये यथा माम प्रवदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, यानी मुझे जो जिस रूप में स्मरण करता है मैं उसी रूप में उसको दिखाई देता हूं और मुझे लगता है कि जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसे ही सृष्टि प्रयागराज में देखने को मिली। पहला आयोजन है जिसको दुनिया के मीडिया ने सराहा है और दुनिया की मीडिया की चर्चा मैंने कल भी की थी। मैं उसको बहुत लंबा नहीं खींचना चाहूंगा, लेकिन फिर भी चाहे वह द वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का हो, BBC लंदन हो, एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो, द न्यूयॉर्क टाइम्स हो, राइटर्स हो, द गार्डियन हो, CNN हो, इन सब ने इस महाआयोजन की तारीफ की, इस महाआयोजन की तारीफ की। और यूनेस्को के निदेशक टिम कर्टिस ने भी महाकुंभ के बारे में कहा कि 2019 के कुंभ को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। उन्होंने कहा कि इससे पहले 2023 में इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी की जा रही थी। कुंभ मेला प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व को एक नई दृष्टि प्रदान कर रहा है और वे स्वयं भी महाकुंभ के हिस्सेदार बने थे, उसमें भागीदार बने थे। महोदय, आज का एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, मैं उसकी ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमारे प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं वे जानते हैं देश के एक प्रतिष्ठित हिंदी आलोचक श्री सुधीर पचौरी को, ये हमारे संघ विचारधारा के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से भी उनका कोई संबंध नहीं है, वे हमारी विचारधारा या अन्य इस प्रकार के मुद्दों की अक्सर आलोचना और आलोचनात्मक कार्यों के लिए ही वो जाने जाते हैं। महाकुंभ के बारे में उन्होंने लिखा कि समाज अपने अनुभवों में जीता है। उन्होंने बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि 45 दिन लंबे अनुभव में हर रोज 1 से 1.5 करोड़ की संख्या में
आती संगम में सहज अनुशासित भाव से आस्था की डुबकी लगाती और उतनी शांति से वापस जाती भीड़ ने अपने सद्व्यवहार से दुनिया के मीडिया को आकर्षित और अभिभूत किया। लेकिन ये भारत के सनातन धर्म के अनुशासन को और उसकी आस्था को अभिव्यक्त किए जा रहे हैं विचार। उन्होंने ये भी लिखा है कि ऐसी उदारता, सहजता, सहनशीलता, विनम्रता और शालीनता गहरा आदर भाव पैदा करती है। यानी भारत के प्रति और सनातन धर्म के प्रति हर व्यक्ति के मन में यह जो भाव है, आपने देखा होगा 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं और इन 45 दिनों में प्रयागराज हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी कोई लूट की घटना नहीं, कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म बलात्कार की घटना नहीं, कोई भी छेड़छाड़ नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिसके बारे में कोई अपने आप को शर्मिंदा महसूस करे। यह सामाजिक अनुशासन नहीं तो क्या है? एकात्मता का इससे अच्छा उदाहरण। जाति के भेद, सारी सीमाएं टूट गई। कोई जाति का भेद नहीं, कोई पंथ का भेद नहीं, कोई संप्रदाय का भेद नहीं, कोई क्षेत्र का भेद नहीं। देश की सीमाओं को भी लांघने वाला, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को जागृत करने वाला महाकुंभ एक नया संदेश दुनिया को दिया है। और अंत में से सुदेश पचौड़ी इस बात को भी लिखते हैं अपने आर्टिकल में कि क्या पता कि ऐसे ही निंदकों के प्रतिकार में इस महाकुंभ में इतने रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए ताकि दुनिया जान ले कि समस्त हिंदू समाज एक है। यानी जो लोग महाकुंभ की निंदा कर रहे थे, उनके बारे में वो कहते हैं कि जो लोग कभी पॉल्यूशन को लेकर के, कभी व्यवस्था को लेकर के, कभी किसी अन्य झूठी खबर को लेकर के तमाम प्रकार से इस महाकुंभ के आयोजन को किसी न किसी प्रकार से हतोत्साहित करना चाहते थे, लेकिन उन सब निंदकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता जनार्दन प्रतिकार के रूप में भी वहां पर उपस्थित होती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब एक हैं ताकि दुनिया जान ले कि समस्त हिंदू समाज एक है। यही नहीं, महाकुंभ ने एक नया हिंदू विमर्श भी पैदा किया है कि हे पश्चिमी आधुनिकता, जिसे तूने दूषित किया, वह अब भी हमारे लिए पवित्र है। याद करिए, जिस गंगा की पवित्रता और अविरलता के बारे में प्रश्न उठ रहा था 2014 के पहले, नमामि गंगे परियोजना के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर मां गंगा 1000 किलोमीटर दूरी तय करती है, बिजनौर जनपद से बलिया जनपद तक। इन 1000 किलोमीटर के दायरे में सबसे क्रिटिकल पॉइंट, और एक क्रिटिकल पॉइंट केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं था, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक के इस पूरे 2500 किलोमीटर के दायरे में था, वह कानपुर था। कानपुर में 125 वर्षों से सीसा मऊ में 4 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा जी में उड़ेला जाता था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हमें पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई। यद्यपि पैसा 2015 में भी उन्होंने उपलब्ध कराई, लेकिन समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने उसको लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। ये जो प्रदूषण की बात करते थे ना, ये वही लोग हैं जो अपने समय में कुछ कर नहीं पाए और हमें अवसर मिला
तो डबल इंजन की सरकार ने सीसा मऊ के सीवर पॉइंट को सेल्फी पॉइंट बनाने का काम किया। एक भी बूंद सीवर आज के दिन पे मां गंगा में कानपुर में नहीं जाता है। और यही बात उन्होंने कहा कि ये सीवर पॉइंट बनाने का काम किसने किया, सीवर वहां तक गिराने का काम किसने किया था? अंग्रेजों के समय प्रारंभ हुआ था। तो पश्चिम के जो विचारक आज हमें उपदेश देते हैं, अपने करतूतों को नहीं देखते। और उन्होंने कहा कि उसको जिसको एक दूषित कहते थे, भारत के सनातन धर्मावलंबियों के लिए वह मां गंगा आज भी उतनी ही पवित्र है। और इसलिए उन्होंने इन सभी चीजों की परवाह किए बगैर, क्योंकि उन्होंने कहा कि यही नहीं, महाकुंभ में एक नया हिंदू विमर्श भी पैदा किया है। ये पश्चिमी आधुनिकता जिसे तूने दूषित किया वह भी हमारे लिए पवित्र है, क्योंकि यही हमारी सुरसरी है जो बहते बहते हरेक को पवित्र करती रहती है। और विज्ञान भी तो यही कहता है कि बहता हुआ जल अपने आप को पवित्र करता रहता है। हमारी नदी संस्कृति यही है। और आपने इस चीज को देखा होगा, मैंने पिछले दिनों जब मैं यहाँ पे राज्यपाल जी के भाषण में चर्चा के में भाग लेने के लिए यहां आया था, तब भी मैंने बताया था कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो भी नमूने ले जाते थे वह दोषों से लेते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उत्तर प्रदेश का है उसके अपने सैंपल कलेक्शन होते थे और लैब भी वहां मौजूद है। हमने कोई आउटसोर्स नहीं किया, बल्कि स्वयं के मैन पावर से सारे सैंपल लेते थे। और हम लोग देखते थे कि जिन क्षेत्रों में, खासतौर पर आबादी वाले उन क्षेत्रों में जहां भैंस गाय नदी से इस पार से उस पार जाते हैं, और वहां पे जब भैंस गाय नदी में नहाते हैं तो वहां पे फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा बढ़ती है। लेकिन वही चीज आगे बढ़ती हुई जब जाती थी, संगम में जब भी नमूने लिए गए तो नमूने बीओडी के, डीओ के या फीकल कोलिफॉर्म के हमेशा वह शुद्धता के सभी मानकों को पूरा करते हुए दिखाई दिए हैं। और हर सैंपल को जनवरी से लेकर के फरवरी तक हर सैंपल वहां पे पास हुआ है। ये चीजें क्या दिखाती हैं कि हमारी मां गंगा या हमारी नदी संस्कृति हमेशा अपनी शुद्धता का ध्यान भी स्वयं रखती है, क्योंकि वही तो हमारी जीविका का आधार भी है और हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन आर्थिकी का पक्ष भी महत्वपूर्ण है, और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बात को लेकर के कि उन्होंने भारत की विरासत को विकास के साथ जोड़ने के साथ साथ आस्था को आजीविका के साथ जोड़ करके नए नए साधन उपलब्ध करवाए हैं देशवासियों के लिए। 2019 के पहले प्रयाग आपके काशी में कितने श्रद्धालु या टूरिस्ट आ पाते थे, उनकी संख्या सीमित थी। और काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद आज पूरी काशी नए कलेवर और काया के साथ दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। 13 जनवरी से लेकर के 27-28 फरवरी तक, इन 45-50 दिनों तक पूरी काशी पूरी तरह पैक थी। 5 लाख से लेकर के 25 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां पे दर्शन करता था, मां गंगा में स्नान भी करता था और काशी के इस वैभव को भी देखता था, इस कलेवर और कायाकल्प को भी देख करके अभिभूत होता था, और काशी के साथ साथ प्रदेश और देश के विकास में भी अपना योगदान करता था। लेकिन काशी के लोगों का धैर्य उस दौरान वास्तव में उससे भी ज्यादा अभिनंदन का पात्र है, जिन्होंने 1.5 महीने लगभग 150 दिन तक उनके आने जाने के साधन बंद रहे, लेकिन धैर्य के साथ आतिथ्य सत्कार का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया।
ये हमारा काशी है, सबको गले लगाना जानता है। अयोध्या धाम यही दृश्य था। 5 लाख से लेके 15 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या धाम में देखने को मिला। उन्होंने सुविधाओं की परवाह नहीं की और वहां के नागरिकों ने भी, वहां के संतों ने भी अपनी सुविधा की परवाह नहीं की। श्रद्धालुओं को सुविधा मिलनी चाहिए, उनके आतिथ्य सत्कार के लिए वे हर समय खड़े रहते थे। मैं इस अवसर पर प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या धाम और काशी धाम से जुड़े हुए अपने सभी वहां के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनके प्रति धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने धैर्य के साथ इस आयोजन को अपना आयोजन बनाया। और हमने देखा कि जिस भी जगह से श्रद्धालुजन गए, पर्यटक गए, उस जनपद के लोगों ने भी आतिथ्य सत्कार के नए उदाहरण प्रस्तुत किए। क्या चित्रकूट हो या प्रतापगढ़, जौनपुर हो, भदोई हो, मिर्जापुर हो, कौशाम्बी हो, फतेहपुर हो, या जिस भी मार्ग से गए, हर एक जगह लोगों ने अभिभूत करने वाला स्वागत किया। मुझे याद है 28 जनवरी को सायंकाल 5 बजे से लेकर के 29 जनवरी को हम लोगों ने प्रयागराज में भीड़ के वॉल्यूम को देखते हुए लगभग 2 लाख वाहन अगल बगल के जनपदों में रोके थे और उस जनपद में ही उन श्रद्धालुओं के लिए भोजन की, रहने की व्यवस्था की थी, वहां के नागरिकों ने की थी, प्रशासन उसमें सहयोगी बन रहा था, लोग कर रहे थे। आतिथ्य सत्कार का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? और कहीं कोई घटना नहीं घटित हुई। हाँ, पूरी दुनिया आई थी, 100 से अधिक देशों के लोग इस अवसर पर आए। और आर्थिकी के बारे में इसकी आस्था आजीविका का आधार बनता है। आप पीडीए की बात करते हैं, मैं तो एक नाविक की चर्चा कर रहा हूं, मैंने कल भी सदन में की थी। एक नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाओं का बेड़ा है, उन्होंने 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच में 30 करोड़ रुपए कमाए हैं एक परिवार में। आप मुझे बताइए, क्या इतना पैसा कभी कोई कमा सकता था? अभिभूत करने वाला। प्रतिदिन का अगर आप एवरेज देखें तो 50,000 रुपए से लेके 55,000 रुपए का उनका एवरेज था पर डे की एक नाव से कमाई का। तो मुझे पहले इस पे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं प्रयागराज एक दिन गया था, स्वयं भी मैंने इस चीज को कहा कि भाई कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो, मैं, हमारे साथ दोनों डिप्टी सीएम भी, हमारे मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी भी और नाविकों का सम्मान भी किए थे, क्योंकि हमारे लिए सम्मान करने का अवसर इसलिए भी था क्योंकि भगवान राम के मित्र निषाद राज की परंपरा को आज भी वे उसी श्रद्धा भाव के साथ निर्वहन कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे इनके साथ सहभागी बन सकते हैं? तो मैंने महाकुंभ के दौरान इस बात को देखा। एक नाविक मुझे मिला, पहले मुझे एक परिवार मिला जो बाहर से आए थे, उन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। मैंने कहा मैं अब कल प्रयागराज आ रहा हूं, अगर आप वहां रुक सकते हैं तो मुलाकात कर लेंगे। मैं मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कितने लोग? उन्होंने कहा 10 हमारे ग्रुप थे और हमें तो नाव वालों ने संगम में ले जाकर के स्नान करवा दिया था। तो मैंने कहा नाव वाले ले जा रहे थे तो आप लोग हर ग्रुप को ले जाने में कितना पैसा लग रहा था? उन्होंने कहा साहब देखिए, वे हम लोगों से हर ग्रुप से 2-2 हज़ार रुपया लेते थे और हमें ला करके स्नान करा के आते थे। और आप सोचिए कि मैंने कहा कितने का, 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने अपना स्नान पूरा कर लिया था। तो 20,000 रुपये तो यही हो गए उन लोगों से। अब 2 घंटे में 20,000 रुपये जो कमा रहा है, सुबह 4 बजे से ही उनके द्वारा स्नान का कार्यक्रम प्रारंभ होता है, तो सायंकाल तक 50,000 रुपये कमाना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह कौन तबका ऐसा नहीं था जिसने न कमाया हो, और उसका बृहद आर्थिकी पक्ष है जिसको लेकर के आर्थिक विशेषज्ञ अपने अनुसार अनुमान लगा रहे हैं। हमारा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इससे अंतर होने वाला है। ये विरासत को विकास के साथ जोड़ने का परिणाम है और यह विजन दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने।
देश को दिया है। ये केवल उत्तर प्रदेश जो कि उसकी आत्मा है, तो उत्तर प्रदेश में सभी स्थल हैं, इन क्षेत्रों से तो ही रहा है, लेकिन दुनिया, पूरा देश इससे अभिभूत है और दुनिया ने इस महा चमत्कार को देखा है जो महाकुंभ ने दुनिया को दिया है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए मित्रों से कहना चाहता हूं, भारत की विरासत पर आप गौरव की अनुभूति नहीं करते? कम से कम जिनके नाम पे आप राजनीति करते हैं उनके विचारों को ही मान लेते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बात को कहा था कि भारत की एकात्मता के 3 आधार हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और शिव शंकर, भगवान शिव। जब तक भारत की जनता इन 3 देव महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेगी, तब तक भारत को भारत बने रहने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल माता नहीं कर सकता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। वे हमारी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे, हां, कांग्रेस के विरोधी थे, अपने मुद्दों पर लड़ते थे। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों से कितनी दूर भाग चुकी है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है? यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग तो औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दी हो। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे, ये पटना की खुदाबख्त में जाकर ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। सामाजिक न्याय के तमाम पुरोधाओं का नाम मिटाने का काम किया था। संविधान की वो प्रति लेके घूमते हैं, ये पीटीए की बात करते हैं। किस पीटीए की बात कर रहे हैं?
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कोई संस्था समाजवादी पार्टी ने खड़ी की हो। हम तो कह सकते हैं बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पंचतीर्थ का निर्माण करवाया। लखनऊ में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कर रही है। हम दलित बच्चों को वहां से स्कॉलरशिप की सुविधा भी देने जा रहे हैं। अंबेडकर महासभा अभियान को लेकर के आगे बढ़ रही है। सामाजिक न्याय के इन महापुरुषों के बारे में सावित्रीबाई फुले के नाम पर लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में हमारी सरकार ने छात्रावास बनाया जिससे दलित बच्चे पढ़ सके। हमारी सरकार ने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो नामकरण आप लोगों ने हटाया था, हम लोगों ने फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से और इस बार के बजट में भी हम लोगों ने सामाजिक न्याय से जुड़े हुए इन सभी पुरोधाओं का सम्मान किया। आपकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। आप लोग एक परिवार से बाहर निकल ही नहीं सकते। हम लोगों ने अभी तक प्रधानमंत्री जी प्रयागराज आए थे, उन्होंने उद्घाटन किए थे जब 13 दिसंबर को प्रयागराज की योजनाओं का निषाद राज के नाम पे श्रृंगवेरपुर में एक कॉरिडोर के निर्माण का काम किया, उसका भी लोकार्पण किया। हजारों वर्षों की विरासत। आप पीडीए की बात करते हैं, क्या निषाद पीडीए का पार्ट नहीं था? ये कॉरिडोर क्यों नहीं बन पाया? आप लोग तो उस पर कब्जा करवा रहे हैं। श्रावस्ती में और बहराइच में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विजय स्मारक ये लोग नहीं बनने देते थे, हमारी सरकार ने बना करके तैयार किया। में हमारी सरकार ने छात्रावास बनाया जिससे दलित बच्चे पढ़ सके। हमारी सरकार ने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो नामकरण आप लोगों ने हटाया था, हम लोगों ने फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से और इस बार के बजट में भी हम लोगों ने सामाजिक न्याय से जुड़े हुए इन सभी पुरोधाओं का सम्मान किया। आपकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। आप लोग एक परिवार से बाहर निकल ही नहीं सकते। हम लोगों ने अभी तक प्रधानमंत्री जी प्रयागराज आए थे, उन्होंने उद्घाटन किए थे जब 13 दिसंबर को प्रयागराज की योजनाओं का निषाद राज के नाम पे श्रृंगवेरपुर में एक कॉरिडोर के निर्माण का काम किया, उसका भी लोकार्पण किया। हजारों वर्षों की विरासत। आप पीडीए की बात करते हैं, क्या निषाद पीडीए का पार्ट नहीं था? ये कॉरिडोर क्यों नहीं बन पाया? आप लोग तो उस पर कब्जा करवा रहे हैं। श्रावस्ती में और बहराइच में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विजय स्मारक ये लोग नहीं बनने देते थे, हमारी सरकार ने बना करके तैयार किया। हमारी सरकार ने बनाया है, भव्य स्मारक बनकर के तैयार हो चुका है। वाराणसी में संत रविदास जी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप सोचिए, क्षीर गोवर्धन जो उनकी पावन जन्मभूमि है, उस पावन जन्मभूमि में कॉरिडोर का निर्माण हो, संत रविदास जी की भव्य प्रतिमा लगे। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उसमें ब्रेकर खड़े किए, नहीं बनने दिया। और हमारी सरकार है डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज कितना भव्य स्वरूप क्षीर गोवर्धन। महर्षि वाल्मीकि का लालापुर, उनकी पावन साधना स्थली, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य देने वाले महर्षि वाल्मीकि जैसे त्रिकालदर्शी ऋषि, वहां का सुंदरीकरण का काम में बाधा समाजवादी पार्टी। राजापुर का विकास संत तुलसीदास जी ने, जिन्होंने आधुनिक रामायण के रूप में रामचरितमानस दिया। घर घर में जिसका गायन होता है, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है, इसके बगैर नहीं हो सकता। आप लोगों ने राजापुर का विकास नहीं होने दिया। आपने गरीबों के मकान नहीं बनने दिए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पहले 2.5 वर्ष में 0 प्रोग्रेस। शौचालय उनके घरों में नहीं बनने दिया, 0 प्रोग्रेस। आखिरी मकान 56 लाख मकान बने। बैठिए बैठिए लाल बिहारी जी, लाल बिहारी जी आप देते हैं, लाल बिहारी जी ये अच्छी परंपरा नहीं है। लाल बिहारी जी ये अच्छी परंपरा नहीं है।
ये टोका टोकी की बात अच्छी नहीं है लाल। आपने लाल बिहारी जी, आपने जो पैसा दिया वह केवल समाजवादी पार्टी के कैडर को दिया था, अपने कार्यकर्ता को दिया था, किसी दलित को नहीं दिया था, किसी वंचित को नहीं दिया था, किसी गरीब को नहीं दिया था, किसी किसान को नहीं दिया था। मैं कर रहा हूं ना, हम तो कर ही देंगे, हमारा श्वेत पत्र तैयार है। लेकिन हम जानते हैं कि आपके कारनामे ऐसे हैं, कि आप लोगों को आना ही नहीं है, तो काहे आप लोगों को हाईलाइट कर रहे हैं। बैठिए डॉक्टर मान। अरे राजापुर की बात मत करिए, मैं कह रहा हूँ पर्यटन विकास की दृष्टि से देखिए, आप बैठिए डॉक्टर मान। अभी हम विकास की चर्चा करने जा रहे हैं महोदय। ये कभी भी नहीं चाहते, और यह वर्ष जब हम लोग भारत के संविधान को स्वीकार कर लागू करने का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहे, 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस आयोजन को कर रहे हैं, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का वर्ष भी है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने का, जिन्होंने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में देशवासियों को दिया। हर वर्ष ये आयोजन हो रहे हैं, और इसीलिए इस आयोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता, सरकार ने तय किया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए जो भी छात्रावास बनेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही हर जनपद में हम बनाने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने तय किया है, इस बजट में हम इसका उल्लेख करेंगे अभी आने वाले उस पे। इसमें सरकार यह वर्ष लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती वर्ष भी है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम 7 स्थानों पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी देने जा रहे हैं। ये अहिल्याबाई होलकर के नाम पे सभी आते हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर यह वर्ष लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती वर्ष भी, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हर जनपद में 100 एकड़ क्षेत्रफल में हम लोग एक एम्प्लॉयमेंट जोन बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ऐसी अनेक योजनाओं को लेके आए हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। भगवान बिरसा मुंडा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, जनजातीय समाज को एक नई दिशा दी थी उन्होंने, विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़े थे। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम लोगों ने उनके नाम पर इमलिया कोडर बलरामपुर में पहले से ही एक म्यूजियम बनाया है, जनजातीय म्यूजियम, और ऐसे मिर्जापुर और सोनभद्र में भी इस प्रकार के म्यूजियम के निर्माण के कार्यक्रम को हमारी सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। सरकार का कार्यक्रम अपने विरासत को आगे बढ़ा करके एक सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और लोक मंगल की कामना के बजट को लेकर के आगे आना था, और सरकार ने इन सभी महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अटल जी की स्मृति को, यह वर्ष अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी है, हमने शहरी हर नगर निकाय में एक एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है जो सदैव अटल जी को समर्पित है। उसको बनाने के कार्यक्रम को हमने जोड़ा है, बजट में इसके लिए प्रावधान किया पैसे की। महोदय, यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार ने 9वां बजट प्रस्तुत किया है। 9 बजट में हर बजट की अपनी एक थीम थी, और थीम पहला बजट अन्नदाता किसान को समर्पित था। जब 2017 में हम लोग आए थे, किसान की कर्ज माफी से लेकर के अनेक योजनाएं उनके लिए घोषित की थी, और आज मैं कह सकता हूं, जब मैं कुछ आंकड़े दूंगा तो आप देखेंगे कि कितना गुना अधिक पैसा किसान को आज प्राप्त हो रहा है। हमने दूसरा बजट प्रस्तुत किया था, याद रखना 17 के पहले प्रदेश का अन्नदाता किसान
आत्महत्या करता था। आज अन्नदाता किसान खुशहाल है, उसके बारे में हम आगे बताएंगे भी। दूसरा बजट हमने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास को समर्पित किया था, जो किसी भी विकसित राज्य के या विकसित देश की एक आधारशिला बनती है और ये नए रोजगार का सृजन भी करता है। हमने इसको समर्पित किया था। तीसरा बजट प्रदेश की मातृशक्ति को समर्पित किया था। महिला सशक्तिकरण को लेकर मिशन शक्ति के कार्यक्रम को भी सरकार ने इस वर्ष लॉन्च किया था। चौथा बजट युवा शक्ति को समर्पित किया था और इसमें स्वामी विवेकानंद स्कीम के अंतर्गत 2 करोड़ युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था और प्रदेश में अनेक रोजगार के अवसर सृजित करने के नए नए कार्यक्रमों को हमने आगे बढ़ाया था। 21-22 का बजट स्वावलंबन से सशक्तिकरण की थीम पर, 22-23 का अंत्योदय से आत्मनिर्भरता के लेकर के, 23-24 का त्वरित समावेशी और समग्र विकास को समर्पित था। 24-25 का अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के प्रकटीकरण, 500 वर्षों के बाद पुनः रामलला का विराजमान होना, राम राज्य की अवधारणा को लेकर के कि लोक मंगल की कामना के साथ यह बजट हमने प्रस्तुत किया था। और 25-26 का बजट सर्वे संतु निरामया, इस भाव के साथ वंचित को वरीयता, इस भाव के साथ यह बजट प्रस्तुत किया गया। और महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वंचित को वरीयता, आपने देखा होगा कि सरकार ने जो कदम बढ़ाए, केंद्र में 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे और प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में किए गए प्रयास से 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने में मदद मिली है। बजट में हम लोगों ने अंत्योदय से एक उन्नत अर्थव्यवस्था के रूप में, ईज ऑफ लिविंग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक, कृषि से लेकर के गरीब कल्याण तक, आस्था से आजीविका तक, शिक्षा से स्वावलंबन तक, संस्कृति से समृद्धि तक और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को हम लोगों ने सम्मिलित करते हुए एक विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला इसके माध्यम से हम लोग रखेंगे। यह हम लोगों ने इस बजट में इस थीम के साथ काम करना प्रारंभ किया है और इस आधार पर लगभग इस बार का जो हमारा बजट है, जो यहाँ पे माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में यहाँ पे कहा होगा कि 8,08,736 करोड़ रुपए की का यह बजट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को समर्पित किया है। इसमें अगर आप देखेंगे 16-17 की तुलना में यह लगभग 2.5 गुना बढ़ा है और 24-25 की तुलना में लगभग 10% अधिक है। बढ़ा हुआ बजट का आकार ये केवल एक व्यय नहीं है, बल्कि अंतिम पायदान पर विकास की पहुंच, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आम जन के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक विकास को तेज करने की एक ईमानदार प्रतिबद्धता को दोहराने का कार्य कर रहा है। और सरकार ने उन्हीं भावों के साथ इस बजट को प्रस्तुत किया है, जिसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इसके माध्यम से दी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब बुनियादी ढांचागत विकास के लिए। ये विकास की गति को तीव्र करता है, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है और रोजगार के अनेक अवसर का सृजन करता है। और यह एक बड़ी राशि उत्तर प्रदेश के बजट में हम लोग प्रस्तुत करते आए हैं। अगर 16-17 की तुलना में हम देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय को हमें दोगुने से अधिक करने में सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, आज उत्तर प्रदेश हर दिशा में आगे बढ़ा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे समाजवादी पार्टी के मित्रों को इस बात के लिए परेशानी होती है कि आप बजट का दायरा क्यों बढ़ा रहे हैं।
देखिए, बजट के दायरे को ही नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि अपने घाटे को भी नियंत्रित किया जाता है। और राजकोषीय अनुशासन का, वित्तीय अनुशासन का ये सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, जिसके लिए रिजर्व बैंक ने भी एक लिमिट तय की हुई है कि आप इससे ज्यादा, जो आपका कुल जीएसडीपी होगा, उससे आप कितना पैसा उधार लोन दे सकते हैं, वो लिमिट तय है। और सरकार का जो यह जीएसडीपी का जो हमारा राजकोषीय घाटा है, ये 3% से कम है। 3% यानी 2.97% है, जिसको हम कांस्टेंट रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि हम बजट का दायरा बढ़ा रहे हैं। और यह तब है कि जब पिछले 8 वर्ष में सरकार ने कोई नया टैक्स उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन पे नहीं लगाया, बल्कि डीजल और पेट्रोल पर जो पहले से वैट था उसको कम किया है। बिना टैक्स बढ़ाए बजट का दायरा बढ़ा देना, बिना टैक्स लगाए इंफ्रास्ट्रक्चर के नए युग में प्रदेशवासियों को पहुंचा देना, यह अपने आप में सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है, पॉलिटिकल विल पावर को दिखाता है। सरकार ने वो दिखाने का प्रयास किया कि हां, हम भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे, लीकेजेज को रोकेंगे। और लीकेजेज को रोकने का परिणाम है कि आज हम बजट के दायरे को बढ़ाने में भी सफल हुए हैं। विकास के लिए पैसा दिया है, लोक कल्याण के लिए पैसा दिया है, और हर एक विभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सरकार ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया है। अरे लाल बिहारी जी, आ रहा हूं, जबरदस्ती लिखवा रहे अच्छा हैं बात अपना नाम आपने आप। कही है, तो अच्छा रोकने वालों को जब अपना नाम क्यों लिखवाते हैं? आपका बजट था 3 लाख करोड़ था, तो आपका जो खर्चा होता था वह भी 60 से 65% तक ही मात्र खर्च हो पाता था। आप उसको पीएलए में डालते थे, जिससे अगले बार फिर उसमें लूट हो सके। हमने पीएलए की स्कीम बंद करवाई, हमने कहा ये वापस राजकोष में जाएगा। और याद रखना, आज बजट का दायरा 8 लाख करोड़ से ऊपर का पहुंच चुका है, और ये खर्चा 31 मार्च तक ये खर्चा हो जाएगा। आप ये मान के चलिए कि यह जो खर्चा होगा ये 75 से लेके 80% और कभी कभी 90% तक ये खर्चा होता है। नहीं, वापस नहीं होता है, फिर उसकी एसएनडी पहले से तैयार रहती है, उस पैसे को उनको वापस किया जाता है। विकास के लिए पैसे की कमी आज के दिन पे नहीं है। आपके समय में नहीं होता था कि 100 करोड़ का कोई मार्ग सैंक्शन कर लो और 1 रुपया देते थे। आप मुझे बताओ, हैं? इन्हीं के नाम पे। यानी हमें 17 में आने के समय आते, जब हम लोग आए थे, तो पहले वर्ष हजारों करोड़ रुपए आपकी सरकार के पाप को भरने पे ही हमें खर्च करना पड़ा था, एक एक रुपया। आप मुझे बताओ, 1 रुपया, और 1 रुपये में इनका गिट्टी बालू वहां गिर गया था ठेका हथियाने के लिए। यानी ये लोग मजाक बना रहे थे उत्तर प्रदेश को, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता। पिछले 8 वर्ष में जो ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं, हाँ, कार्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करने में समय लगेगा, लेकिन कार्य पूरा होगा। कार्य पूरा होने की गारंटी है, उस पूरा होने की गारंटी के साथ आज काम हो रहा है। महोदय, नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश को अपने राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए देश के अंदर अग्रणी राज्यों की श्रेणी में रखा है कि यह उत्तम उदाहरण है। देखिए, 25 करोड़ की आबादी है और रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। हमारे पास एक समय था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं होता था, कोई निवेश करने को तैयार नहीं होता था। आज हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, एक लाइन लगती है बैंकों की, साहब बताइए हम पैसा देना चाहते हैं, हम पैसा देना चाहते हैं। परसेप्शन। एक समय आप था लाल बिहारी जी, अगर आप 17 के पहले देश के अंदर किसी होटल या किसी धर्मशाला में जाते उत्तर प्रदेश के नाम पर और आजमगढ़ के नाम पे, तो कभी कमरा ही नहीं मिलता था। लेकिन आज ऐसा स्थिति नहीं। आज तो आप कहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश के नाम पे, समाजवादी पार्टी का नाम मत भूलना, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हर व्यक्ति आपको सम्मान की निगाहों से देखेगा। ये परसेप्शन है। आपने कहां छोड़ा था, ये सरकार कहां लेके गई। 17 के पहले उत्तर प्रदेश का मानना
आप लोगों ने सम्मान डुबो दिया था। नहीं। उत्तर प्रदेश का यही कहना चाहते हैं सत्र ये लाल बिहारी उत्तर प्रदेश का कोई सम्मान नहीं था। मैं आपको बताऊं, बात नहीं है। नहीं पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, अरे पूरी नहीं, बात सुनिए। ये सच्चाई है। आप सोचिए ना, मैं तो बोल रहा हूं, ये होता था नहीं। उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं अपनी पहचान नहीं बताता था, छुपाता था, लेकिन आज पहचान का संकट नहीं उसके पास। आज जाता है, लोग उत्तर प्रदेश के नाम से उसका सम्मान करते हैं और बोलते हैं अच्छा उत्तर प्रदेश से। सामने पहुंचने वाले का चेहरा खिलता है, और ये है यूपी की नई पहचान। और इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि आपको थोड़ा इन सब पर आत्ममंथन करना चाहिए, कभी एकांत में समय मिले, क्योंकि वैसे भी आप लोगों का कोई काम तो है नहीं, सदन के दौरान थोड़ा बोलने का मौका मिलेगा, वैसे कोई काम मिलेगा नहीं, तो थोड़ा एकांत में बैठेंगे तो मानसिक रूप से भी शांति मिलेगी। और थोड़ा पिछले कार्यों के लिए पश्चाताप करके उत्तर प्रदेश की जनता से एक बार माफी मांग लेते। अपने किए आप नहीं थे, लेकिन जो थे उन लोगों से बोलिए, और वे लोग बोले इस चीज को, तो कम से कम लोगों को ये चीज लगेगा कि वास्तव में गलती का एक पश्चाताप कर रहे हैं। अरे लाल बिहारी जी, सभापति जी, इसके साथ साथ इन्होंने नीति आयोग ने यह भी कहा है कि 18-19 से 22-23 की अवधि में प्रदेश का जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स था वह 8.9 अंकों के साथ आगे बढ़ा है, और प्रदेश में 18 से 23 की अवधि में जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह भी 14.8% से 19.3% के मध्य रहा है। यानी एक बहुत बेहतर स्थिति में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस बारे में कहा है, जो उनकी 24-25 की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्ति में उत्तर प्रदेश का अंश 22-23, 23-24 और 24-25 में जो 9.9%, 10.5% और 11.6% रहा है। यानी जो बेहतरीन लगातार बढ़ोतरी की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि उक्त वर्षों में सभी राज्यों में राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष ब्याज पर व्यय, यानी जो सरकारों ने कर्ज लिया होता है उस कर्ज पर सरकार जो व्यय कर रही है वह अन्य राज्यों में है 12.6%, 12.3% और 12.1%, जबकि यूपी का है 10.3%, 9.4%, 8.9%। यानी हम लगातार नीचे जा रहे हैं क्योंकि हम कर्जा कम ले रहे हैं, हमारे पास रेवेन्यू है, हम अपने पैसे का उपयोग बेहतर तरीके से यूपी के विकास के लिए कर रहे हैं। ये कुछ आंकड़े हैं जो आप लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। और इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी है, आपके समय में, मैं आपके समय की बात नहीं कर रहा हूं, 1950 से लेकर के 2017 तक ये पहुंच पाई थी मात्र 12.75 लाख करोड़ तक, 12.75 लाख करोड़। और 17 से लेकर के 25 के बीच में, 24 के बीच में, ये केवल 24-25 का हम आंकड़े दे रहे हैं। इस 31 मार्च तक के भी आंकड़े हम उसके साथ जोड़ लें तो 25 तक ही हम मान लेते हैं। ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि सरकार के प्रयास किस दिशा में आगे बढ़े हैं। अगर वही प्रयास आपने किए होते तो उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी अर्थव्यवस्था होती। जो 12.75 करोड़ पिछले 70 वर्षों में था, मात्र 8 वर्ष में सरकार उसको 27.51 करोड़ तक पहुंचाई। और हम लोग इस बात को मानते हैं कि 25 इस वित्तीय वर्ष यानी जो 25 से हमारा
1 अप्रैल से 25-26 का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा। इसके अंत में हम इसको लगभग 32 लाख करोड़ तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। विदेशी कर्ज यहाँ नहीं हो रहा। आपके आंकड़े पता नहीं कहाँ के आंकड़े हैं। लाल बिहारी जी बढ़ा है तो बात पर आप कुछ न कुछ बोलेंगे। जब से देश स्वतंत्र हुआ यूपी सुनिए का ना। 55 लाख करोड़ रुपया था, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लाल बिहारी 14 जी। से 9 साल में 147 लाख करोड़ रुपया विदेशी कर्ज बढ़ भारत गया। के विकास इसलिए की हम गति को कहना देखिए। चाहते सत्य हैं, सुनने का कर्जा- अभ्यास डालिए, सत्य सुनने का आपने- अभ्यास डालिए। लाल बिहारी सत्य जी, सुनिए, सत्य कड़वा होता है। अगर आपने यहाँ पे हमारे दयाशंकर मिश्रा दयालु जी के भाषण को थोड़ा सुना होता। उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन बहुत संक्षेप में दिया। उन्होंने एक बात कही, जो ब्रिटेन हम पर शासन किया था 200 सालों तक, भारत ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उस ब्रिटेन को पछाड़ करके जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है। भारत की अर्थव्यवस्था का दायरा बढ़ेगा तो यहां पर पूंजीगत निवेश के लिए और वेलफेयर की स्कीम के लिए कर्ज का दायरा भी उसमें बढ़ेगा। लेकिन यह सरकार के उसमें है, और आपने इसकी चर्चा तो की, आपने यूएस की चर्चा नहीं की, इंग्लैंड की चर्चा नहीं की, जिस इंग्लैंड में आपके नेता निवेश करते हैं अपना। आप थोड़ा वहां की भी चर्चा कर लो ना। आप जापान की चर्चा करिए, इनके पास कितना इन लोगों ने कर्जा लिया है। अगर उनके सामने आप भारत का देखेंगे तो ये बहुत कम है, बहुत कम है। और भारत का जो भी है वो अपने नियंत्रण में है। और भारत को आज जिस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी लेके गए हैं, 27 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगी। इसके लिए जो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नई संस्कृति को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, ये उसी का परिणाम है। आप लोगों की समझ और बुद्धि से थोड़ा ऊपर का विषय है, आप लोगों को थोड़ा उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि 2023-24 में अगर आप देखेंगे, देश की जीडीपी 9.6% की दर से बढ़ा है और उत्तर प्रदेश की 11.6% की दर से आगे बढ़ा। यानी जो कदम हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर उठाए हैं, इसके परिणाम बेहतरीन तरीके से हुए हैं। डिजिटल मैकेनिज्म जो यूपी के अंदर लागू हुआ है, उसका परिणाम शासन की कार्य पद्धति में एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में भी सामने देखने को मिला है। और आज मुझे बता, जो मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। आपने महाकुंभ के दौरान, आप लोगों को खैर फुर्सत कहां ये सब सुनने की, जो बाहर के लोग आते थे वो उत्तर प्रदेश के अंदर डीजल या पेट्रोल लेते थे तो उनके राज्य की तुलना में सस्ता होता था। तमिलनाडु की तुलना में, कर्नाटक की तुलना में या पंजाब की तुलना में सस्ता होता था।